Good evening, beta. Good evening, sir. Good evening, everybody. Good evening, sir. Very good evening. तो कल जो डिस्कशन हुआ था उसके अगेंस्ट में मैंने बोला था एनसीईआरटी करने के लिए, आप सबने किया? Yes, sir. तो हाउ Yes, वाज sir. इट? हो रहे थे सारे सम्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वहीं से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोग ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि एंगल क्या है, एंगल की डेफिनेशन, एंगल का मेजरमेंट, उसकी यूनिट्स और यूनिट्स का म्यूचुअल जो कन्वर्जन है, ये सारा कुछ आपको क्लियर है ना? एंगल्स एंड मेजरमेंट्स क्लियर है। Yes, sir. फिर अच्छा, जो लास्ट में मैंने सर्कुलर सेक्टर का पेरीमीटर, एरिया सेगमेंट का एरिया, सेगमेंट का पेरीमीटर, इसी तरह से ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर, ये डिस्कस किया था। ये भी क्लियर है? Yes, sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो डिस्कशन को वहीं से कैरी फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके थे, है ना? क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट पहले 2-3 सम्स करेंगे, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एंड देन विल डू क्वेश्चंस। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया था। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, देखो आपने कर ही लिया होगा क्योंकि उस दिन डिस्प्ले कर दिया था मैंने। बोल रहे फाइंड द एंगल इन रेडियन, हाँ, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ द लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। तो अब ऐसी बात है कि अगर एक पेंडुलम है कुछ इस तरह से और वो यहां से ऐसे स्विंग कर रहा है, ऐसे स्विंग कर गया ऐसे, तो कितना स्विंग करेगा, कितने एंगल से स्विंग करेगा? ऐसे अगर स्विंग किया तो कितने एंगल से स्विंग करेगा, ये एंगल आपको बताना है। क्या क्या गिवन है? गिवन है कि आर्क लेंथ है 21 सेंटीमीटर, ये 21 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, 21 सेंटीमीटर, जिसको हम एस बोलते हैं। और रेडियस आर जो है इट इज गिवन है 75 सेंटीमीटर। और एंगल इन रेडियन थीटा, तो आप जानते हैं कि थीटा रेडियन इज इक्वल टू एस अपॉन आर, सो इट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर। तो 7/25 रेडियन, बिल्कुल सही बात है, 7/25 रेडियंस। और इसी को अगर आपको डिग्री वगैरह में कन्वर्ट करना है ना, तो यही हो जाएगा तुम्हारा 7/25। 7/25 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 बाई पाई। 180 by pi. 180 बाई पाई, इतने डिग्रीज। एनीवे, गोइंग अहेड, थर्ड क्वेश्चन हो ही गया, सेकंड लास्ट क्लास में हो गया था। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी लास्ट क्लास में कर चुके थे मुझे लग रहा है। आर्क ऑफ सेम लेंथ टू सर्कल इन टू Sir, कर सर्कल। लिया था हमने। फिफ्थ Yes, करो, फिफ्थ का आंसर करो। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से करें। सो दिस वाज डन इन द क्लास। सो पांचवा क्वेश्चन करेंगे। ये 2/3x है। तो बोल रहे वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2/3 x ग्रेड्स, अनदर इज 3x/2 डिग्रीज, whilst the third is say pi x by 75 radians. Express all in degrees. तीनों एंगल्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करो। इसका मतलब है कि हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और फिर तीनों को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तीनों को डिग्री में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर तीनों एंगल्स मिल जाएंगे। तो ग्रेड, व्हाट इज द कन्वर्जन जी? 90 grade, 90 degree is equal to 100 grade, and it is equal to
π/2 रेडियन। ये आपका कन्वर्जन का बेसिक फार्मूला है। अब अगर मान लो सबको टू कन्वर्ट ऑल द एंगल्स इन डिग्रीज, अगर हमें डिग्रीज में ले जाना, सारे को डिग्रीज में ले जाते हैं, है ना, तो 2/3 ग्रेड क्या होगा? तो आप बोलोगे 1 ग्रेड कितना होता है? 1 ग्रेड इज इक्वल टू 9/10 डिग्री। तो 2/3 ग्रेड क्या होगा? 2/3 x ग्रेड इज इक्वल टू 2x/3 मल्टीप्लाइड बाय 9/10 degrees, which is equal to how many degrees? 3/5, 3x/5 degrees. Well done. 3x/5 degrees. मान लो ये एंगल ए था, सपोज करो दिस वाज एंगल ए। सिमिलरली एंगल बी इज 3x/2 डिग्री, तो वो तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, 3x/2 डिग्री, तो इसको ऐसे लिख दिया 3x/2 डिग्री। एंगल सी क्या दिया हुआ है? जो डिग्री में उसको डिग्री में ही रन दिया है ना। एंगल सी क्या दिया हुआ? एंगल सी को भी हम डिग्री में ले लेते हैं। एंगल सी इज गिवन एज πx/75 radians. 1 radian is how much degree? 180/π degree. तो it is πx/75 multiplied by 180 over pi degrees. So if you get it little simplified, the third one, so this pi cancels with pi, and यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? 60/25 sir. तो 5 and 12, तो आ गया 12x/5 डिग्रीज हो गया, 12x/5 डिग्रीज। अब तीनों एंगल आ गया, किस में आ गया? डिग्रीज में आ गया। हाउ टू डिटरमिन एक्स? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? A plus B plus C equal to 180. एंगल सम प्रॉपर्टी है कि समेशन ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, देयरफॉर it is known that 3x/5 plus 3x/2 plus 12x/5, it is equal to 180 degree. Determine x. 40 तो ये और ये मिल करके कितना हो गया? 3x, 3x and 3x/2 कितना हो गया? 9x/2. Yes sir. 9x/2 is 180 डिग्री एंड देयरफॉर x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 40 डिग्री। x अगर 40 आ गया, x इज 40 डिग्री, तो छोड़ो, x को 40 अगर एंगल में देखें तो 40 डिग्री। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि तीनों एंगल आ गए। एंगल ए कितना आ गया जी? इट इज 3x/5 है ना, तो 24 डिग्री। Yes, sir. 24. और एंगल बी कितना आ गया सर? 60. 60 डिग्री। और एंगल सी कितना आ गया? 90. हाँ जी, तो इसका 4 टाइम्स हो गया, तो कितना आ गया? 96. 96. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बेसिक यूनिटरी मेथड, बेसिक कैलकुलेशन, बस वही है कि तीनों में रिलेशन आना चाहिए, डिग्री और ग्रेड और रेडियन में इंटर रिलेशन क्लियर होना चाहिए। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहे फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक।
एक क्लॉक है जिसका मिनट हैंड और आवर हैंड में क्या एंगल होगा अगर टाइम है 7:30, and similarly when the time is 5:45, then what is the angle between minute and hour hand of the clock? A part and B part. $7:30, 7.5 मिनट और आवर हैंड में कैसे आप डिटरमिन करेंगे ये बताइए। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था रेट ऑफ रोटेशन, कि मिनट हैंड किस रेट से रोटेट करता है, आवर हैंड किस रेट से रोटेट करता है, और सेकंड वाला हैंड किस रेट से रोटेट करता है। यहाँ पर सेकंड हैंड की कोई बात नहीं हो रही है, तो मिनट और आवर हैंड का रेट ऑफ रोटेशन आपको पता है, जरा बताते जाइए। याद ही होगा आप सबको तो, है ना। रेट ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड क्या है? 6 degree per minute. 6 degree per minute. It is equal to 6 degree per minute. और सिमिलरली आवर हैंड क्या है? आवर हैंड 15 degree per minute. 30 degree per minute. आवर हैंड इज इक्वल टू 15 degree per hour. 30 degree per hour. 30 degree. 30 degree per hour, sir. हाँ जी, 30 डिग्री पर आवर। एक आवर में 30 डिग्री का मतलब पर मिनट ही अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा? हाफ डिग्री पर मिनट। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes. Yes, sir. भाई इतनी जल्दबाजी नहीं बेटा, कुणाल इतनी जल्दबाजी क्या यार, थोड़ा धैर्य रखो। आंसर, कोई भी आंसर देने से पहले पहले थोड़ा सा कंफर्म तो हो जाया करो यार, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। ये कहानी भूल गई क्या है पोएट्री? तो डू नॉट रिप्लाई विदाउट गिविंग अ सेकंड थॉट टू इट, that okay, whatever I am calculating, is there some calculation error, am I right, I have taken everything into proper account, have I interpreted the things well? तो ये 2-3 बातें पहले सोच लो और उसके बाद आंसर करो, ठीक है। एनीवे, जो भी बात है, अब यहाँ बात करते हैं जैसे ए पार्ट का। पहले तो बताओ किसी का, कितने बच्चों ने आंसर कंक्लूड कर लिया? कुणाल ने बी पार्ट का आंसर पहले ही बता दिया। 7:45 के लिए, 5:45 के लिए 120 डिग्री। 5 बजे आवर हैंड कहाँ होता है? देखो ऐसे समझो कि एक टाइम होता है जब मिनट और आवर हैंड कोइंसाइड कर जाता है एक जगह पर। स्टैंडर्ड कौन से टाइम पर? 12 पर, है ना। दोनों निडल यहां होती हैं कब? 12 बजे। और इसके बाद में दोनों रोटेट कर रही हैं। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रही है? इस डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। और रेट ऑफ रोटेशन की बात एक का अलग है, एक 6 डिग्री पर मिनट के हिसाब से, एक हाफ डिग्री पर मिनट के हिसाब से। अगर मैं बात करूं 7:30 की, 7 बजे आवर हैंड कहां पर होगा? तो ये है ऐसे, यहां कुछ पार्टीशंस कर देते हैं 30 डिग्री के, है ना, ऐसे। तो ये 6 बजे, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 7 है, ये 8 है, ऐसे यहाँ पर 10 होगा, ये 11 होगा, और यहाँ पर 1 होगा, और यहाँ 2 होगा, है ना, 1 2। अब समझ लो ये आवर हैंड की लोकेशंस हैं। दोनों ही आंसर गलत है।
अभी तक आप लोगों ने जो जो आंसर दिए, जैसे तन्मय ने बोला फर्स्ट 45 डिग्री, दूसरा 97.5 डिग्री एट टू चेक। सबरीना 7 और 8 के बीच, ये क्या मतलब होता है? अच्छा, वो पोजीशन बता रहे हो, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रितेश ने आंसर दिया ए का 30 डिग्री, बी का 120 डिग्री। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आई एम वेरी सॉरी टू से। कुणाल ने आंसर दिया 120 डिग्री, कुछ भी है, जो मन में आए, दिल में आए, कुछ भी बोल दो, ऐसा नहीं बेटा, सोच समझ करके बोलो। देखो सबरीना ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जो मैं पूछ रहा था कि 7:30 बजे जो आवर हैंड है वो तो मिनट हैंड नहीं, आवर हैंड यहाँ होगा एग्जैक्टली मिडल ऑफ 7 और 8, ऐसे यहां पर होगा। मतलब आवर हैंड कितना एंगल बना रहा होगा यहां से। तो 6 बजे आवर हैंड यहां था, फिर 30 डिग्री रोटेट किया 1 घंटे में, फिर 15 डिग्री रोटेट किया 45 डिग्री। वेल डन, 45 डिग्री ये आवर हैंड की पोजीशन है। और मिनट हैंड कहां पर होगा? मिनट हैंड कहां पर होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, मिनट हैंड 60 रोटेशन करता है ऐसा ना, 60 डिग्री रोटेट करता है 1 घंटे में। तो यहां से 30 डिग्री पर यहां आ गया, यहां, तो ये आ गई है 7:30। ठीक है जी। तो एक पार्ट का आंसर तो, इसका आंसर तो आ गया, कितना आया? 45 डिग्री। ए पार्ट का। व्हाट अबाउट बी पार्ट? 5:45 पर क्या होगा सिचुएशन? 5:45 पर अब यहां देखो, ये 3 है, ये है 4 और यहां है 5, ये 5। हमारा जो आवर हैंड है वो कहां पर होगा इस पोजीशन में? आवर हैंड होगा 5 और 5 के आगे कितना? 5:45, ऐसे कुछ होगा यहां कहीं, 5:45 है ना। ये आवर हैंड की पोजीशन होगी यहां, और मिनट हैंड कहां पर होगा? मिनट हैंड कहां पर होगा? 9 पे सर। वेरी 9 करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो मिनट हैंड तुम्हारा यहां होगा, यहां ऐसा। क्या एंगल बनेगा ये जानने के लिए आपको ये तो क्लियर है कि ये एंगल तुम्हारा तो बिल्कुल 90 है, बट ये एंगल कितना है? तो ये 15 मिनट आर हैंड की पोजीशन के लिए ऐसा देखो आप, 15 मिनट टू 6 है ना, 15 मिनट पहले है। और उसका रेट ऑफ रोटेशन क्या होता है? ½ डिग्री पर मिनट। यस सर। तो ½ डिग्री, 1 मिनट में ½ डिग्री, तो 15 मिनट में कितना रोटेट करेगा ये एंगल कैलकुलेट करने के लिए? 7.5 सर। हाँ 7.5 बिल्कुल, 15/2 डिग्रीज। तो 15/2 डिग्री ये हो गया और 90 ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? 97.5 97.5 हाँ 97.5 डिग्रीज। अब ये आंसर जिसका था उसका सही था। किसका किसका आंसर ये था? — 45 डिग्री। हाँ आरव का भी सही था, सबरीना का भी ठीक था। ठीक है जी, ठीक है। इधर किसका था पहले? सबसे पहले रितेश ने आंसर दिया था 97.5, ये ठीक था। देव का 97.5 ठीक था। तन्मय का दोनों आंसर सही था, बिल्कुल ठीक। ओके चलो भाई अगले पार्ट पे चलते हैं। अब देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो पॉलीगन्स होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल की बात होगी तो उसमें पॉलीगन्स इनवेरिएबली आएंगे क्वेश्चंस में। तो पॉलीगन कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती हैं। तो पॉलीगन का मतलब तो आप जानते हो, पॉली मीन्स मेनी, गॉन मीन्स साइड, एनी क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय स्ट्रेट एजेस
is called polygon if it has more than 2 edges. 3 or more edges का closed figure जो है उसको हम polygon बोलते हैं. 3 edges है तो उसको triangle बोलते हैं, ट्राइगॉन. 4 हो गए तो उसको हम quadrilateral, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो हेप्टागन, etc. So a closed figure surrounded by n straight lines is called n-sided polygon, right? अगर n straight lines हैं, n side है, तो if all sides of polygon are equal, then it is also known as regular polygon. Regular polygon की condition क्या है? All sides equal and all angles equal. ठीक है. अब एक रेगुलर पॉलीगन जैसे equilateral triangle is a regular polygon of 3 sides. Square is the regular polygon of 4 sides. Is rhombus a regular polygon? Is rhombus a regular polygon? Yes, sir. No, sir. No. Angles different होंगे. Yes. इसलिए बोला all sides equal and all angles also equal. यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा all sides as well as angles. ये ऐड कर दो. अब यहां बात आती है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है. एंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन क्या होता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन, इंटरनल एंगल की बात कर रहे हैं, क्या होगा? एन साइड का पॉलीगन है मान लो, तो एन साइड का पॉलीगन है और सारे एंगल का सम आपसे पूछ रहे हैं, तो इट इज n-2 इंटू 180 डिग्री, या इसी को लिख सकते हैं 2n-4 राइट एंगल. जैसे ट्राइंगल है तो n is 3, n is the number of sides, तो 180. क्वाड्रिलेटरल है तो 360, पेंटागन है तो 540 एंड सो ऑन. और इस बात को आपने बेसिक क्लासेस में प्रूफ भी किया होगा. प्रूफ करना बड़ा सिंपल होता है. जैसे मान लिया अगर कोई पेंटागन है मान लो, या एन साइड है, मैं कुछ पेंटागन लेकर के हेक्सागन लेके ऐसे बता रहा हूं मान लो, तो बेसिकली किसी भी वर्टेक्स से ऐसा रिमेनिंग वर्टिसेस को नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करो. मतलब जितनी साइड्स हैं, जितनी वर्टिसेस हैं, किसी भी वर्टेक्स से एडजेसेंट की 2 वर्टिसेस को तो ज्वाइन कर नहीं सकते, अदर को ज्वाइन करेंगे तो ऐसे डायगोनल्स बनेंगे. ये डायगोनल पूरे के पूरे पॉलीगन को n-2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे. मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. Yes, sir. n-2 या n-1? n-2. -2. अब इसके जो पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स हैं, ध्यान से देखो, पॉलीगन के इंटरनल एंगल्स को अगर आप ऑब्जर्व करो तो वो सारे एंगल का सम और ये ट्रायंगल के एंगल का सम सेम ही है, क्योंकि एवरी इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगन इज इंगेज्ड इनटू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. जैसे ये इंटरनल एंगल है तो इसका एक पार्ट इधर वाले ट्रायंगल का इंटरनल एंगल है, एक पार्ट दूसरे का. तो अगर हम इन सारे ट्रायंगल के इंटरनल एंगल को ऐड करें तो पॉलीगन के इंटरनल एंगल का सम मिल जाएगा. और ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हम जानते हैं. एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, एंड देयरफॉर रिजल्ट प्रूव हो गया. तो n-2 इंटू 180 डिग्री या 2n-4 इंटू 90 डिग्री. आई होप इट इज ऑल क्लियर. Yes, sir. तो पॉलीगन क्या है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन के टाइप्स में देखो, पॉलीगन 2 तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन. कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब क्या है? अगर किसी पॉलीगन का हर एक इंटीरियर एंगल, एवरी इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 डिग्री,
तो ऐसे पॉलीगन को हम कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं, मतलब एक ऐसा पॉलीगन जिसका हर एक एवरी इंटीरियर एंगल इज स्मॉलर देन 180 डिग्री। 180 डिग्री को रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। 180 या 180 से बड़ा एंगल है तो उसको हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोलते हैं। तो 180 से छोटा मतलब नॉन रिफ्लेक्सिव एंगल। अगर किसी पॉलीगन का एवरी इंटीरियर एंगल इज नॉन रिफ्लेक्सिव देन इट इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। तो लिख दो, दो तरह के पॉलीगन होंगे, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। कन्वेक्स पॉलीगन क्या है? तो राइट डाउन, पॉलीगन हैविंग ऑल इंटरनल एंगल इज नॉन रिफ्लेक्सिव दैट इज स्मॉलर देन 180 डिग्री इज कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगन। जैसे कि ये कन्वेक्स पॉलीगन है। ट्रायंगल हमेशा कन्वेक्स पॉलीगन होता है, बट 4 या 4 से ज्यादा साइड्स वाले ट्रायंगल जो पॉलीगन्स हैं वो कन्वेक्स भी हो सकते हैं और कनकेव भी हो सकते हैं। कनकेव पॉलीगन मतलब कम से कम एक इंटरनल एंगल उसका 180 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। जैसे ये कन्वेक्स पॉलीगन है। जो कनकेव पॉलीगन है उसकी एक खासियत होती है, कनकेव कन्वेक्स रीजन। कन्वेक्स पॉलीगन मतलब ये कन्वेक्स रीजन एनक्लोज करता है। कन्वेक्स रीजन की खास बात क्या होती है कि इस रीजन में कोई भी दो पॉइंट लो, कोई भी एनी 2 पॉइंट, and if you join those 2 points, every point of this line segment lies inside the region. That is the reason why all the diagonals of convex polygon lie inside the polygon. तो सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही लाई करते हैं। ये कन्वेक्स पॉलीगन की पहचान है। लेकिन कनकेव में ऐसा नहीं है। इसमें कितने डायगोनल देखो, तो एक डायगोनल तो ये है, ये तो अंदर लाई कर रहा है रीजन में, लेकिन ये वाला डायगोनल बाहर लाई कर रहा है। तो यहां पर ये भी अलग से लिख दो, क्या? डायगोनल्स, डायगोनल किसको बोलते हैं? तो एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट जो बनती है उसको हम साइड बोलते हैं, और नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट फॉर्म होती है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल ऑफ द पॉलीगन, डायगोनल्स लाई इनसाइड पॉलीगन। एंड यहां पर some diagonal या at least one diagonal, some diagonal lies outside. Means all diagonals do not lie inside the polygon. तो ये तो पहले ये समझ में आना चाहिए, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन का मतलब समझ में आना चाहिए। अब इसमें देखो, यहां पर सारे इंटरनल एंगल 180 से छोटे हैं। Whereas यहां पर ये इंटरनल एंगल तो 180 से छोटा है, ये इंटीरियर एंगल भी 180 से छोटा है, ये इंटीरियर एंगल भी 180 से छोटा है, बट ये इंटीरियर एंगल 180 से बड़ा है। ये रिफ्लेक्सिव एंगल हो गया। इज दैट क्लियर? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो इसके आगे चलते बेटा, अब ये लिख दो, फटाफट लिख दो। समेशन ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन इज n-2 इंटू 180 डिग्री या n-2 इंटू पाई रेडियन। अब अगर मान लो एक रेगुलर पॉलीगन हो, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन, तो रेगुलर पॉलीगन में सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे इंटरनल एंगल भी इक्वल होते हैं। तो रेगुलर पॉलीगन के इंटरनल एंगल का वैल्यू क्या होगा? एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा? तो एंगल, सारे एंगल्स का समेशन ये है, और एन नंबर ऑफ एंगल है तो इसी को एन से डिवाइड कर दो। वेरी गुड। तो ईच इंटरनल एंगल ऑफ a regular polygon of n side is equal to n-2 number of side -2 into pi upon n radian या n-2 upon n into 180 डिग्री। तो ये इतनी बातें आपको क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगी ये लैंग्वेज को समझने में। और इसके बाद जो मैं बता रहा हूं ये आपकी अपनी जनरल नॉलेज के लिए है कि पॉलीगन्स का नॉमेनक्लेचर किस तरह से है। तो आपको पहले से पता है, जस्ट मैं रिवाइज कर रहा हूं, ठीक है? तो आपको लिखना भी जरूरी नहीं, एक बार देख लो, अगर आपको लगे लिखना है तो लिख दो। 5 साइड है तो पेंटागन, 4 तक तो आपको पता ही है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन। हेक्सागन 6 साइड, हेप्टागन, ऑक्टागन,
नोनागन, डेकागन। 10 साइड तक को ऐसे बोलते हैं। 11 साइड अगर है तो उसको बोलते हैं हेन डेकागन। 12 है तो डिओ डेकागन, डिओ मतलब 2। ट्राई डेकागन 13। टेट्रा डेकागन, पेंटा डेकागन। इसी तरह से हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा वही है। हेप्ट मतलब 7, ऑक्ट मतलब 8, नोना मतलब 9, हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5, टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3। ठीक है, तो जो आपका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर है ना, वही है आईपेक नॉमेनक्लेचर। आइकोसागन इज 12 साइड पॉलीगन। तो यूजुअली आपको यही आपके सामने आता है डेकागन तक। इसके आगे वाले थोड़े से स्पेसिफिक है। तो नॉर्मली जब किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका जिक्र होता है तो साथ के साथ नंबर ऑफ साइड मेंशन करी जानी चाहिए, और करी जाती है मोस्टली। बट अगर नहीं की है तो एक बार आपको मैंने बता दिया सो दैट आपके दिमाग में रहे तो आप उसको इंटरप्रेट कर सको। तो कैन वी गो टू द क्वेश्चंस नाउ? Yes. व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन? What kind of polygon is called convex polygon? In which each internal angle is smaller than 180 degree, means non-reflexive. What is concave polygon? Where at least one internal angle is reflexive, means greater or equal to 180 degree. Regular polygon, when all sides as well as angles are equal. Sum total of the angles of internal angles of the polygon, number of side minus 2 into 180 degree. इंटरनल एंगल का मेजरमेंट क्या होगा रेगुलर पॉलीगन में? नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड n। तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। गोइंग टू द क्वेश्चंस नाउ। हाँ जी, फटाफट आंसर करिए बेटा, क्विक। फाइंड इन रेडियंस एंड डिग्रीज द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 27 साइड्स। 27 साइड का कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल क्या होगा डिग्री में और रेडियन में? तो ये दोनों क्वेश्चन करके बताओ। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास 2.5 मिनट्स है। तो आप सबसे पहले बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स it is equal to 27 minus to 25 pi radians, and therefore इंटरनल एंगल का मेजर क्या होगा? each internal angle measures 25 pi over 27 radians, and which is equal to 25 pi over 27 into 180 by pi degrees. अगर इसको सिंप्लीफाई करो तो पाई कैंसल्स विद पाई, इट इज 25 इंटू 9 इंटू 20, 180। बिल्कुल सही बात है। इट इज 500 बाई 3 डिग्रीज। अब इसको अगर आप डिग्री में प्रॉपरली लिखना चाहो तो ऐसे लिखोगे, कितने होल नंबर ऑफ डिग्रीज कितने होंगे? 166 सर। 160 डिग्री। अच्छा, 166 डिग्री प्लस 2/3 डिग्री भी बच गया ना, 2/3 रिमाइंडर है। 2/3 डिग्री जो है इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा? 2 डिग्री, हाँ जी, 2 इंटू 60/3 मिनट, तो आ जाएगा तुम्हारा 40 मिनट। ऐसे लिखेंगे 166 डिग्री 40 मिनट। एनीवे, दिस इज ओके फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा, एक
रेगुलर पेंटागन, मेरे ध्यान से सुनो, रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? रेगुलर पेंटागन के इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होता है? 108. हाँ जी, 540 डिग्री बाई 5, 108 डिग्री। और रेगुलर हेक्सागन 120. 120 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते, नंबर ऑफ साइड बढ़ाते जाएंगे तो इंटीरियर एंगल बड़ा होता जाएगा, Yes, sir. है ना? अगर रेगुलर पॉलीगन है तो इंटीरियर एंगल इंक्रीज करते जाएंगे। और इंटीरियर एंगल मैक्सिमम क्या होगा? एक रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन मतलब पॉलीगन है तो उसका इंटीरियर एंगल मैक्सिमम क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटीरियर एंगल? of regular polygon, n-sided polygon. क्यों 179.9 नहीं हो सकता? n minus 2 upon n into 180 degree, that is equal to 1 minus 2 upon n into 180 degree. And if n approaches to very large quantity, n approaches to infinity, then 2 by n will approach to 0. तो ये क्वांटिटी निग्लिजिबली स्मॉल होगी तो इट विल बी नियरली इक्वल टू 180 डिग्री। तो इट कैन बी एज क्लोज टू 180 डिग्री एज पॉसिबल, है ना? 180 माइनस h डिग्री, वेयर h इज निग्लिजिबली स्मॉल। तो 179.999999 ऐसा भी हो सकता है, 179.999999, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये रेगुलर हेक्सागन होगा, वो लगभग सर्कल बन जाएगा, लगभग सर्कुलर हो जाएगा। एनीवे, गोइंग टू नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलो। आप अपने आप थोड़ा सा सोच करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि आप ट्राइंगल बनाओ, फिर स्क्वायर बनाओ, फिर रेगुलर पेंटागन बनाओ, फिर रेगुलर हेक्सागन बनाओ, ऑक्टागन, हेप्टागन, ऐसे बनाते जाओ तो आप देखोगे कि सर्कल के साथ वो मैच करता जाएगा। इट विल गेट क्लोजर एंड क्लोजर टू अ सर्कुलर फिगर। Go to the next question. ऐसा कुछ अभी मैंने बहुत कम नंबर ऑफ साइड्स लिए हैं, बट देखो इट इज सो क्लोज टू सर्कल, है ना? अब आप समझ गए होंगे, अपने आप बना लेना। तो आप देखोगे 20-25 साइड करोगे ना तो ऐसा बन जाएगा, लेकिन अगर आप इसी को इन्फिनिट साइड कर दोगे तो बिल्कुल सर्कल बन जाएगा। तो बोलते भी है कि सर्कल इज अ n-sided polygon when n approaches to infinity. n-sided regular polygon when n approaches to infinity, it is called circle. The angle of a triangle are in AP, the greatest angle is thrice the least. Find the angle. Arithmetic progression आप सभी ने किया होगा होपफुली। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर हमें 3 एंगल लेने हैं, हाँ वेरी करेक्ट, तो हम कैसे लेते हैं? एक एंगल ले लेते हैं थीटा माइनस अल्फा, एक ले लेते हैं थीटा, एक लेते हैं थीटा प्लस अल्फा, बी एंगल्स। और फिर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा हैज टू बी 180 डिग्री, and therefore 3 theta is equal to 180 degree, and therefore theta is equal to 60 degree. अब जरा एक चीज ध्यान से देखना, ये याद रखने की बात है कि whenever the interior angle of triangle are in AP,
देन मिडल एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री। तो अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जो मिडल एंगल है वो 60 डिग्री ही होगा। तो उसको बिना कैलकुलेशन के दिमाग में याद रखो कि ट्रायंगल के एंगल एपी में है तो एक एंगल 60 हो गया मिडल वाला। अब सबसे छोटा एंगल क्या हुआ? द लीस्ट एंगल एंड ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल इज 60 प्लस अल्फा, 60 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू 3 टाइम्स लीस्ट एंगल इज 60 डिग्री माइनस अल्फा। तो यहां से अल्फा कैलकुलेट कर लो। तो क्या आया जी? 4 अल्फा इज इक्वल टू 120 डिग्री and therefore alpha turn out to be 30 degree and therefore angles are 30 degree, 60 degree, 90 degree. वेल सभी ने सही कैलकुलेट किया था, आंसर बताया था जिन लोगों ने, बिल्कुल ठीक बताया था। तो पहला दूसरा क्वेश्चन सिंपल है। किसी को कोई डाउट नहीं है, होपफुली होना भी नहीं चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question says the angle in one regular polygon is to that in another regular polygon is 3:2 and the number of sides in the first is twice that of the second. Determine the number of sides of two polygons. एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल 1 R in AP and greatest angle is double the least angle, express the least angle in radians. ये दो क्वेश्चन है। अगेन टेक योर टाइम, 3 मिनट टाइम सफिशिएंट है दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो 3 से 4 मिनट में आंसर निकालो, उसके बाद 2 मिनट के बाद मैं डिस्कशन शुरू करूंगा थर्ड क्वेश्चन का। ठीक है, टेक योर टाइम, आराम से अटेम्प्ट करो। ठीक है बेटा, जिसने आंसर दिया 4-8 सही आंसर है बिल्कुल पहले पार्ट का। गुड गुड गुड। तो बेसिकली देखो क्या है, जैसे जो जो दिया ना उसको थोड़ा रीड करो तो अपने आप बातें समझ में आती हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या दे रहे हैं, क्या डिस्प्ले कर रहे हैं। बोला गया कि द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगन इज टू दैट इन अदर इज 3:2। एंगल्स का रेशियो दे दिया इन्होंने 3:2। फिर बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकेंड। तो सेकेंड हमने एज्यूम कर लिया कि लेट number of sides of second polygon is equal to n and therefore number of sides of first polygon will be 2n। फिर रेगुलर पॉलीगन है दोनों, तो इंटरनल एंगल का रेशियो, तो रेशियो ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या हो गया? रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल्स, है ना। लिखने का तरीका भी यही होगा, दैट इज थीटा, मतलब फर्स्ट को अगर मैं θ1 लूं और सेकंड को θ2, तो θ1 बाई θ2, सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट इज θ1? 2n है, तो 2n माइनस 2 नंबर ऑफ साइड माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ साइड इनटू पाई रेडियंस में। इसी तरह से जो दूसरा पॉलीगन है जिसको सेकंड पॉलीगन बोल रहे हैं उसका क्या आएगा? तो n माइनस 2 अपॉन n इंटू पाई एंड दिस इज गिवन एज रेशियो ऑफ द इंटीरियर एंगल। क्या दिया हुआ भाई क्वेश्चन में? देखो इंटीरियर एंगल्स का रेशियो क्या दिया हुआ? 3:2। ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ साइड होगी उसका इंटीरियर एंगल बड़ा होगा, जिसमें कम नंबर ऑफ साइड होगी उसका इंटीरियर एंगल छोटा होगा। तो ये रेशियो भी उसी ऑर्डर में दिया है 3:2। अब यहां से सॉल्व कर लो, यू गॉट द आंसर। एन की वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई कैंसल्स विद पाई, दिस एन कैंसल्स विद एन। तो आपके पास जो आंसर आया वो आ गया तुम्हारा 3/2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, है ना, n-1 अपॉन n-2, तो आ गया
3n minus 6 is equal to 2n minus 2, and therefore n is equal to 4, and therefore the answer. फोर्थ क्वेश्चन में बोला एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एपी में 4 एंगल लेने बेटा। एपी में 4 एंगल कैसे लेंगे? आप जैसे सीधे स्ट्रेट में भी ले सकते हो, थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 3 अल्फा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बोलेगा एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन एपी, ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट, एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। तो मैं बोलूंगा ऐसे ले लो आप, थीटा माइनस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 3 अल्फा, थीटा माइनस 3 अल्फा। ये आइडियल वे है बी एंगल्स। अब देखो तो ये चारों एंगल का डिफरेंस कांस्टेंट है। यहां पर डिफरेंस 2 अल्फा है, और यहां पर भी डिफरेंस 2 अल्फा है, यहां पर भी डिफरेंस 2 अल्फा है। ट्वाइस अल्फा इज द कॉमन डिफरेंस। और अगर आप ऐसा लेते हो थीटा, थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 3 अल्फा, आंसर तभी भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये भी एक तरीका है, आप ऐसे भी जा सकते हो। आई प्रेफर दिस बिकॉज एंगल सम करेंगे तो यहां पर एंगल सम क्या आएगा? एंगल सम में अल्फा कैंसिल हो जाएगा, एंगल सम हो जाएगा 4 थीटा, एंड इट इज इक्वल टू क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है जी? 360 डिग्री। 360। तो यहां से थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 90 डिग्री। अब हमारे एंगल आ गए 90 माइनस 3 अल्फा, लीस्ट एंगल है, और 90 माइनस अल्फा, 90 प्लस अल्फा, और 90 प्लस 3 अल्फा। अब हमारा ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? 90 प्लस 3 अल्फा। लीस्ट एंगल क्या है? 90 माइनस 3 अल्फा। तो सिंस इन्होंने क्या दिया है, ग्रेटेस्ट एंगल दैट इज 90 प्लस ट्रिपल अल्फा is double of the least angle 90 minus 3 alpha. Greatest angle is double the least angle. तो अल्फा निकल गया कि नहीं? 9 alpha is equal to how much? 90 degree. 90 degree. तो अल्फा इक्वल टू 10 डिग्री। अल्फा 10 डिग्री हो गया तो व्हाट इज द लीस्ट एंगल? 6 degree. लीस्ट एंगल इज इक्वल टू 90 माइनस 3 अल्फा 30, तो 60 डिग्री। तो बिल्कुल सिंपल है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज डिफिकल्ट है, बट आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। सोच एकदम बिल्कुल कूल रहो, कॉन्फिडेंस में रहो, और कैलकुलेशन करते समय अलर्ट रहो, बिल्कुल अलर्ट, प्रेजेंट में रहो हमेशा। ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो पिछले क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं, बीच में कहीं अगले क्वेश्चन के बारे में सोचने लग पड़े, बीच में तीसरे स्टेप पे सॉल्व कर रहे हैं और पहले स्टेप में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, वो दिमाग में आ गया। जब इस तरह की सिचुएशंस होती है, या कि आंसर कब आएगा, कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, स्पीड स्लो है, फास्ट है, ये सब बातें जो दिमाग में चल रही होती है ना सबकॉन्शियस माइंड में, उसी से मिस्टेक्स होती हैं। तो वो मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है। इसका एक ही तरीका रहता है, बी इन प्रेजेंट। जो कर रहे हो उसी में 100% रहो, तो गलतियां नहीं होंगी, कैलकुलेशन वाली एरर्स नहीं होंगी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The angles of a polygon are in AP. The smallest angle is 5 pi by 12 रेडियन में दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्रीज। Then find the number of sides when no angle is reflexive. मतलब no angle reflexive बोल के उन्होंने बोल दिया कि पॉलीगन तुम्हारा कन्वेक्स होना चाहिए। अगर एक कन्वेक्स पॉलीगन है, उसके एंगल्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सबसे छोटा एंगल 5 पाई बाई 12 रेडियन है, और कॉमन डिफरेंस उस एंगल की जो सीरीज बनेगी वो 10 डिग्री है, तो कितनी साइड्स हैं उस पॉलीगन में, ये आपने बताना है। एंड टेक योर टाइम। 4 मिनट टाइम दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हालांकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको 3 मिनट ही मिलेगा, बट बिकॉज यू आर बिगिनिंग ट्रिगोनोमेट्री का बिगिनर स्टेज पे हो, तो आपको 4 मिनट में दे रहा हूं। जल्दी आंसर करिए।
यहाँ पर आई प्रिज्यूम दैट एपी का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है ऐसे, मान लो a plus d is the common difference, a plus 2d. So a series in which the difference of successive term is constant is called AP. और इसका जो लास्ट टर्म nth टर्म होगा वो होगा a plus n minus 1 into d, क्योंकि फर्स्ट में 0d, सेकेंड में 1d, थर्ड में 2d, तो फोर्थ में 4 minus 1d, तो n में n minus 1d. ये n टर्म्स की AP है. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी का फार्मूला भी आपको Sn पता है क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म n by 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो आएगा 2a प्लस n टर्म नंबर माइनस 1 इंटू डी. ये पहला टर्म a है, लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1d, दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा ये वाला. ये समेशन का फार्मूला है. तो तीन ही बातें एपी में जरूरी होती हैं. एक tn nth टर्म होता है तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और एक समेशन का फार्मूला. तो ये आपको आता है. मैंने जस्ट रिकॉल किया कि इनकेस अगर कुछ बच्चों के दिमाग से ये स्किप कर गया हो तो इट इज हियर. नो, eleventh side is a wrong answer. What is the first angle? Suppose the series is this: theta is one angle, theta plus alpha is another angle, theta plus 2 alpha is another angle, and so on. And n sided polygon है. Let the number of side be n. नंबर ऑफ साइड्स को अगर आपने n एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब है कि n एंगल्स होंगे. तो लास्ट एंगल होगा थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा. अल्फा जो है कॉमन डिफरेंस है. तो यहां पर आपको थीटा गिवन है. थीटा मतलब a फर्स्ट टर्म गिवन है. कितना है? 5 पाई बाई 12, रेडियन में ही रखो. एंड अल्फा गिवन है 10 डिग्री. 1 डिग्री पाई बाई 180 रेडियन, तो पाई बाई 18 रेडियन हुआ. थीटा नोन है, अल्फा नोन है, नंबर ऑफ साइड आपने एज्यूम कर लिया. और आपको क्या पता है? सम ऑफ ऑल एंगल्स Sn क्या होगा? n साइडेड पॉलीगन है तो समेशन ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होगा? n माइनस 2 इंटू पाई रेडियंस में. ये भी आपको नोन है. अब यूज कर लो भाई. यही तीन इंफॉर्मेशंस आपको चाहिए थी. ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी और ये इंफॉर्मेशन चाहिए थी. अब क्या करेंगे? समेशन ऑफ एंगल का फार्मूला क्या होता है? n बाई 2 इंटू 2a, 2 थीटा. थीटा क्या है? 5 बाई 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? पाई बाई 18 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू पाई. है ना? ये सारे एंगल का सम के लिए मैंने एपी वाला फार्मूला यूज किया. नंबर ऑफ साइड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 टाइम्स फर्स्ट एंगल, फर्स्ट टर्म, प्लस नंबर ऑफ साइड माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, और ये n माइनस 2 पाई हो गया इधर. है ना? अब इसके बाद देखो तो कुछ तो जैसे पाई यहां कॉमन ले लेना, तो पाई तो कैंसिल हो जाएगा.
तो क्या आएगा, यहाँ से मैं कुछ कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पर एलसीएम ले लोगे, ये देखो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया 2 हटाया, और वो 2 हटा के यहाँ पर हमने लिख दिया 6, और रादर यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 18 हो गया। तो हमारे पास में देखो बहुत सिस्टमेटिकली ये क्या आ जाएगा, 15 पाई, तो n पाई बाई 2 ऐसे रन दो, तो अंदर में क्या आएगा, 15 पाई 15 प्लस n माइनस 1, मैंने पाई बाहर लिया, बाई 18 इज इक्वल टू n माइनस 2 पाई। तो आप देखो पाई को कैंसिल कर दो तो एक क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या क्वाड्रेटिक बन रहा है, n मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस n इज इक्वल टू 36 टाइम्स n माइनस 2। इसको सॉल्व कर लो, n स्क्वायर ले चलो, इसको इधर ले चलो, सिंपल n स्क्वायर माइनस 36n, इधर 36n और प्लस 14, तो माइनस 36 प्लस 14 इज माइनस 22n, और 72 प्लस 72 इक्वल टू 0। ये क्लियर कट फैक्टर हो रहा है, देखो 72 का फैक्टर करो सच दैट देयर सम इज 22, 18 और 4, तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 4n, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया क्वाड्रेटिक जैसे सॉल्व करते थे, n इंटू n माइनस 18 माइनस 4 इंटू n माइनस 18, तो यहाँ से n माइनस 18 कॉमन हो गया, तो n माइनस 18 इंटू n माइनस 4 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारे पास आया कि n की वैल्यू 4 आ रही है और या तो 18 आ रही है। दो आंसर आएंगे, क्वाड्रेटिक से दो आंसर आने भी चाहिए। तो प्रणत ने 11 आंसर ऐसे धक्के से निकाल दिया। कैसे निकाला था भाई ऐसा अनाप शनाप आंसर? अब यहाँ पर n इक्वल टू 4, मैंने आपको एक बात बताई थी कि नंबर ऑफ साइड्स जब इंक्रीज करती हैं तो इंटरनल एंगल इंक्रीज करता है। तो n इक्वल टू 4 तो आंसर है, ये तो क्लियर है। n इक्वल टू 18 को थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि n इतना बड़ा लग रहा है इस केस में कि हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव हो जाए। तो n 18 के केस में लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? फॉर n इक्वल टू 18 व्हाट विल बी द लार्जेस्ट एंगल? लार्जेस्ट एंगल कैलकुलेट करो तो आता है थीटा प्लस n माइनस 1 अल्फा। थीटा मतलब 5 पाई बाई 12 प्लस n माइनस 1 मतलब 17, अल्फा मतलब पाई बाई 18। yes, there is a problem because 17 pi by 18 is a too large angle। ये खुद 180 के आसपास है और ये भी बहुत बड़ा एंगल है। तो आप इसको अगर करना चाहो तो 36 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा तुम्हारा 15 पाई प्लस 34 पाई, सो इट इज ग्रेटर देन पाई, सो रिफ्लेक्सिव एंगल हो जाएगा। तो ये हमारा अनडिजायर्ड है क्योंकि हमें बोला गया कि नो एंगल इज रिफ्लेक्सिव, तो दिस इज रिजेक्टेड। तो योर आंसर इज n इक्वल टू 4। इज दैट क्लियर? हाँ बेटा, सभी लोग बताओ, सबको बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। हाँ जी, तो इसमें ये क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इसमें कॉन्सेप्चुअल मैसेज भी था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे यूज करेंगे, समेशन का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फार्मूला, nth टर्म का फार्मूला, है ना, और साथ के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना और जो पॉलीगन का कॉन्सेप्ट। तो इसमें 4-5 कॉन्सेप्ट मिक्स थे, तो वो कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो गया और ऐसे क्वेश्चन ही जेई एडवांस में पूछे जाते हैं। जेई एडवांस या जेई मेंस में, जेई एडवांस में तो मोस्टली क्वेश्चन इसी लेवल के होते हैं, इससे टफ लेवल के होते हैं। जेई मेंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं, बट इससे
ये या इससे थोड़े लोअर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो सबने नोट कर लिया? अगर कोई क्वेरी नहीं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई डाउट नहीं है, तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. सर एक बार 11 साइड्स वाले आंसर में गलती बताना क्या होगी? वो आंसर, तुम्हारा आंसर गलत इसलिए क्योंकि आंसर 4 एंड 18 आंसर आएगा, तो 11 तो आएगा ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि गलती कैसे मैं बताऊंगा जब तक तुम्हारा सोल्यूशन या तुम्हारा आइडिया ना समझ लो। क्या आइडिया था तुम्हारा, बताओ। सर पहले रेडियन वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया, वो 75 डिग्री में आ गया। वेरी गुड, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलो। सर फिर उसके बाद उन्होंने कहा नो एंगल इज रिफ्लेक्सिव, तो जितने भी छोटे एंगल होंगे उससे कॉमन डिफरेंस ऐड करके वो। नहीं, 75 डिग्री तो सबसे छोटा वाला एंगल हो गया है ना, यस सर। और अल्फा तुम्हारा हो गया 10 डिग्री। यस सर। फिर तुमने क्या किया? सर 180 से छोटे जितने भी एंगल हो सकते थे वो सारे लिख दिए। 180 से छोटे सारे एंगल लिख दिए? यस सर। अच्छा, मतलब तुमने ऐसा किया कि 75 डिग्री लिख दिया, फिर 85 डिग्री लिख दिया, यस सर। फिर 95 लिख दिया, ऐसे लिखते गए। अच्छी यस बात सर, है। लेकिन उनका सम प्रॉपर नहीं आया एंड में। आएगा भी नहीं। सर वो 4 तक ही एप्लीकेबल था, फिर उसके बाद हो ही नहीं था वो। हाँ, कहाँ तक? 4, पहले 4 एंगल्स तक। क्यों 95 के बाद में अगला वाला नहीं आएगा? यस सर, 105 तक था वो। फिर इसके बाद में? इसके बाद में सर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही यार? 125 आ गया, फिर 135 आ गया, कौन सा एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लग रही? सर टोटल वो नहीं बन रहा ना जो होना चाहिए। तुम्हें कैसे पता चले कि टोटल क्या होना चाहिए? सर हाँ, टोटल आई गॉट इट। हाँ, बताओ बताओ तुम क्या बोल रहे हो। सर टोटल तो फिर 5 - 2 इंटू 180 होना चाहिए ना। n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180 होना चाहिए टोटल। यस सर। n तो आप चेंज करते जा रहे हो, n ही तो आपको पता करना है, तुम्हें ये थोड़ी पता है कितने नंबर ऑफ साइड्स है। यस सर। तो आपको कैसे पता चला कि वो नहीं मैच कर रहा है? n को आप पहले फिक्स कर दोगे। n जैसे यहां पर आपने n को 4 ले लिया, ऐसे थोड़ी होगी, ये नहीं ले सकते ना आप। तो ओके सर। आप ऐसे करते करते n को लिखना है तो इसको ऐसे लिखना आप, वो 75 प्लस n-1 इंटू 10, ये लास्ट एंगल को ये लिखना। अब फिर इन सबका समेशन करके लिखो, यहां से भी वही आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, एग्जैक्टली सेम। एनीवे, ओके सर। चलो जी, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी सोचो। क्वेश्चन बोला गया, कंसिडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 3 मीटर. Now, if a man runs around the triangle in such a manner that he is always at a distance 1 meter from the side of the triangle, from the nearest side of the triangle, obviously, from the nearest point of the triangle, ऐसा बोल सकते हो, from the triangle, then how much distance will he travel? बोला गया एक पर्सन है जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका हर एक साइड 3 मीटर है, उसके अराउंड रन कर रहा है, उसके अराउंड रन कर रहा है, ऐसे मान लो, ऐसे रन कर रहा है, ऐसे इधर भी ऐसे रन करेगा, ऐसे इधर भी रन करेगा, ऐसे ऐसे।
तो रन करते समय उस बात का ध्यान रख रहा है कि वो ट्रायंगल से उसकी डिस्टेंस 3 मीटर 1 मीटर हो, हमेशा 1 मीटर मेंटेन करते हुए रन कर रहा है। तो इस पूरा सर्कल पूरा जो है वो एनक्लोज करेगा पूरा अराउंड द राउंड, टेकिंग अ 1 कंप्लीट राउंड अराउंड द ट्रायंगल, हाउ मच डिस्टेंस ही विल ट्रेवल। आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई। आप लोग सोचते रहो और बताओ भाई। ये जो सेपरेशन है ये 1 मीटर है, ये दिस इज 1 मीटर। This one is 3 meter. This is also 3 meter and this is also 3 meter. Waiting for reply. इतना टाइम लगना नहीं चाहिए वैसे। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो अगर आप यहां से चलेंगे तो 1 मीटर यहां होगा, फिर ऐसे पैरेलल रन करेगा, ऐसे मूव करेगा यहां तक, इसके बाद वो कैसे मूव करेगा? मतलब हाउ द मैन हैज टू गो अराउंड द ट्रायंगल आफ्टर दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट। ये दोनों पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, तो P से Q के बीच में उसका क्या पाथ होगा, ऐसे R से S के बीच में उसका पाथ क्या होगा, और T से U के बीच में उसका पाथ क्या होगा? पहले तो ये सोचो, कर्व्ड होगा। कैसा कर्व्ड होगा? आर्क के फॉर्म होगा। बिल्कुल सही बात है। ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो यहां पर कंपास रख करके और 1 मीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दो, ऐसे 1 मीटर रेडियस का एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ कर दो। बिल्कुल सही, यही सबसे मेन क्रूशियल कंक्लूजन था। ये अगर डिसीजन आपने ले लिया तो यू आर गोइंग टू राइट द करेक्ट आंसर। व्हाट इज दिस लेंथ? ये लेंथ तो 3 मीटर है और ये लेंथ भी 3 मीटर है और ये स्ट्रेट लेंथ तो 3 मीटर है, जिसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दिस इज ऑल्सो 3 मीटर, सो बी दिस। अब रह गया कि ये कर्व्ड लेंथ कितना है, तो कर्व्ड लेंथ भी आर्क निकालना आपको। आर्क आर थीटा होता है ना, तो ये अगर एस है तो ये भी एस होगा क्योंकि तीनों एंगल सेम है, ये भी एस होगा। तो ये एंगल कितना होगा बेटा? व्हाट इज दिस एंगल? टोटल एंगल इज 180, दिस इज 60 डिग्री, 90 90, तो ये 120, 60 का सप्लीमेंट्री, तो ये भी 120 डिग्री है और ये भी 120 डिग्री है। तो अगर इस एंगल को मैं थीटा बोलता हूं, थीटा रेडियन, तो थीटा इज इक्वल टू 2π/3, and since we know that s is equal to r theta, r radius is 1 meter, theta is 2π/3, and therefore s is 2π/3। पॉइंट्स में मत जाओ बेटा, पाई में ही लिख दो। 2π/3 s हो गया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मैन, दिस विल बी द एंटायर पाथ का लेंथ, ये पूरे पाथ का लेंथ, तो 3 × 3 प्लस 3 × 2π/3, it is equal to 9 plus 2π meter।
6 पाई नहीं, 2 पाई नॉट 6 पाई। एक्चुअली ध्यान से देखो तो उसको यहां जहां तक वो स्ट्रेट जा रहा है तो उसका एंगल तो चेंज नहीं हो रहा है, एंगल सिर्फ वही कॉर्नर पे चेंज हो रहा है और हर एक कॉर्नर पर वो 120 डिग्री रोटेट कर रहा है। दूसरे कॉर्नर पर भी 120 डिग्री, तीसरे पर भी 120 डिग्री, तो ऑब्वियसली टोटल 360 रोटेशन होना चाहिए। तो एक्चुअली आप ऐसे समझो कि 9 मीटर तो स्ट्रेट गए हो और प्लस एक सर्कुलर रोटेशन, एक सर्कुलर रोटेशन क्या होगा बोलो, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज 1, तो 9 + 2 पाई इज द आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। कंसिडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर, नाउ अ मैन रन्स, तो अब ये सी बात है, बिल्कुल सिमिलर टाइप का सिचुएशन है कि ऐसा हुआ और जो पर्सन रन कर रहा है इसी के अराउंड ऐसे रन करेगा, एक्सेप्ट द कॉर्नर्स, कॉर्नर पे ऐसा नहीं जाएगा, कॉर्नर पर उसको थोड़ा सा कर्व होना पड़ेगा, पाथ को ऐसे हो जाएगा, यहां से ऐसे ये तो स्ट्रेट आएगा ऐसा, फिर यहाँ पर फिर से यहाँ पर ऐसे कर्व हो जाएगा ऐसा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ से लेके फिर यहाँ पर एक कर्व हो जाएगा ऐसा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा और यहाँ पर फिर कर्व हो जाएगा ऐसा, फिर ये स्ट्रेट हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल पाथ। अब यहाँ पर भी एक्चुअल पाथ अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, तो 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर, तो इट इज 16 प्लस एक सर्कुलर 90 90 90 90 2 पाई, 16 + 2 पाई इज द आंसर। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन और मैं अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, वो दोनों भी कर लेना। ठीक है, तो अब कल की क्लास में हम लोग प्रॉपरली एंगल का साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस और एंगल का साइन कन्वेंशन, एंगल का जनरल फॉर्म, जनरल वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो 6 के 6 फंक्शन है उनकी डेफिनेशन और उनकी प्रॉपर्टीज, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीक में मेजरली हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी, उनका डोमेन, उनका रेंज, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और तुम्हारा जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 और उससे रिलेटेड आइडेंटिटीज और उसके एप्लीकेशंस, यही फोकस करेंगे अभी, फिर अगले ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। जस्ट गो स्लो बट गो स्टेडी, हर चीज को अच्छे से समझते जाओ और क्वेश्चन करते जाओ। मैं एनसीईआरटी देख लूंगा और वहां से अगर कुछ एडिशनल प्रॉब्लम आपको करने का चांस है तो मैं बता दूंगा। ठीक है, और आज शाम तक आपको इसकी शीट भी मिल जाएगी।